तो दोस्तों जैसा कि हमने 1919 के अधिनियम में ये देखा कि उसमें एक नियम लागू किया गया था, ठीक है। उसमें यह नियम लागू किया गया था कि अब कोई भी कानून 10 साल बाद क्या होगा, पारित होगा, ठीक है। और 10 साल जो पारित होगा, 10 साल बाद कानून, वह कानून भारत के हित में भी होगा, ठीक है। उसी के बाद उसी समय में एक और कानून आता है, यानी कि एक मिशन आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो साइमन कमीशन आता है, इसका टाइम पीरियड होता है 1927 से कब होता है, 1928 तक होता है, ठीक है। और कहता है कि ये 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 साल बाद कानून पारित होगा और उसमें भारत के लिए, इंडिया के लिए क्या होगा, उसके विषय में भी क्या किया जाएगा, सोचा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कहता है भारत की शासन व्यवस्था की जांच हेतु, यानी जो क्रिप ये क्या कहते हैं, साइमन कमीशन जो भारत आया, तो यह क्यों आया, यह भारत में जो शासन व्यवस्था थी उसकी जांच के लिए आया था। कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन आया था, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो हम बोलेंगे कि साइमन कमीशन भारत में जो शासन व्यवस्था थी उसको जांच करने के लिए आया था, ठीक है। और कहता है कि ये जो साइमन कमीशन है, इसकी नियुक्ति कब हुआ था दोस्तों, यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इसमें कहता है इसकी जो कमीशन की जो नियुक्ति किया गया था, इस नियुक्ति के समय भारत का सचिव कौन था, तो भारत का सचिव था वार्केनहेड। कौन था, वार्केनहेड था, कौन, भारत का सचिव, ठीक है दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता, यानी कि साइमन कमीशन की अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, तो सर जॉन साइमन ने किया था। यानी कि साइमन कमीशन कब, इसकी नियुक्ति कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। और उस समय भारत का सचिव कौन था, वार्केनहेड था दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता, यानी कि साइमन कमीशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो सर जॉन साइमन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे विवाद क्यों हुआ, साइमन कमीशन को लेकर विवाद क्यों हुआ, तो विवाद इसलिए हुआ, ये जो साइमन कमीशन था इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। और वो 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। कहानी यहीं से शुरू होता है, यानी कि 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। तो हम भारत को लगा कि ये तो 7 अंग्रेज हैं, इसमें तो हमारे भारतीय लोग तो हैं ही नहीं, तो ये क्या हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। तो ये एक विरोध का कारण बना कि साइमन कमीशन में जो सदस्यों की संख्या 7 होती है, उसमें सभी कौन होते हैं, अंग्रेज होते हैं। और यही अंग्रेज होना विरोध का कारण बनता है। और कहता है कि लोगों ने इसे श्वेत कमीशन, यानी साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार करने लगा। जहां जहां ये साइमन कमीशन गया, वहां वहां पर गो बैक का नारा लगाया गया और साइमन कमीशन को वापस भेजने का काम किया गया, ठीक है। और इसको क्या किया गया, अस्वीकार किया गया, यानी कि साइमन कमीशन को अस्वीकार किया गया, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि 1928 से 1929 में कमीशन भारत 2 बार आया था, यानी कि 1928 और 1929 में कमीशन लगभग 2 बार भारत में आ चुका था। और इसने क्या किया, 1930 में अपनी पहली रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी, ठीक है दोस्तों। और कहता है ये जो रिपोर्ट था, इसका लंदन के गोलमेज सम्मेलन पर विचार करना था, यानी कि ये जो रिपोर्ट आया इसका विचार कहाँ होने वाला था, लंदन के गोलमेज सम्मेलन में होने वाला था, ठीक है दोस्तों। तो साइमन कमीशन की कुछ यही फैक्ट है, यानी कि सबसे इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, तो 8 नवंबर 1927 को हुआ। और उस समय भारत का सचिव कौन हुआ करता था, तो बार्किनहेड हुआ करता था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, सर जॉन साइमन ने किया था। इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसको विरोध क्यों किया गया, क्योंकि ये साइमन कमीशन था, इसमें 7 सदस्य थे और ये सभी कौन थे, अंग्रेज थे। इसलिए लोगों ने इसको किस नाम से बहिष्कार किया, श्वेत कमीशन के नाम से इसको बहिष्कार किया। जहां जहां ये गया वहां वहां उसको गो बैक का क्या किया, नारा दिया गया और इसको बहिष्कार किया गया। और आयोग ने 1930 में अपना पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 1928 से 29 में कमीशन ने 2 बार भारत आया। कुल मिला के फैक्ट यही है, ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हमने आपको पहले किसके बारे में बताया था दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में बता दिया था, जिसे श्वेत के नाम से जाना था। श्वेत कमीशन के नाम से क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा, यानी कि क्राउन के द्वारा एक और अधिनियम लागू किया गया, जिसको हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आज हम बात करेंगे 1935 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाद इसकी रूपरेखा, यानी कि भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा जो है दोस्तों, यह कब तैयार किया गया था, दिसंबर 1932 में क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, और यह रूपरेखा कहाँ तैयार किया गया था, तो यह लंदन के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में तैयार किया गया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1935 के अधिनियम जो है, इसका रूपरेखा किस कहां पे तैयार किया गया था, तो हम क्या बोलेंगे, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किया गया था। और कब किया गया था, तो दिसंबर 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसे लागू कब किया गया था, तो जुलाई 1936 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ये जो भारत शासन अधिनियम था ना, इसको ना तो मुस्लिम लीग ने अपनाया ना कांग्रेस ने अपनाया, मतलब कहता है कि अपनाया नहीं, यानी कि 1935 के अधिनियम को ना तो कांग्रेस सरकार अपनाई और ना ही मुस्लिम लीग, यानी कि जिन्ना भी इसे अपनाया नहीं, इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, अब बात करते हैं, नेहरू जी ने इसे, यानी कि इस अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम को क्या कहा, गुलामी का अधिकार पत्र। यानी कि नेहरू जी ने किसको, भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा, इसके बारे में क्या कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। और इसने क्या कहा कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। मतलब 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने कहा यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और यह किसमें कहा, तो इसमें भारत एक खोज नामक पुस्तक है जिसको नेहरू जी ने लिखा था। इसमें ये बात कही गई है कि अधिनियम जो है 1935 का, यह गुलामी का अधिकार पत्र है और इसमें एक कार है जिसमें तो ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, अब बताएं कि 1935 के प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुआ था, यानी कि भारत शासन अधिनियम के तहत ही क्या हुआ कि 1937 में चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो 1935 का अधिनियम था, इसमें संघीय शासन प्रणाली का नींव रखा गया। यानी 1935 का जो अधिनियम था, इसमें संघीय शासन प्रणाली का नींव रखा गया और इस संघ प्रणाली को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासत के बारे में, रियासत में बांट दिया। ठीक है, आगे कहता है कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। ठीक है, और कहता है कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। यानी 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। अब संघीय न्यायालय की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसने, यानी कि क्राउन ने क्या किया था, भारत परिषद को समाप्त किया था। तो जो भारत परिषद जो समाप्त हुआ था, उसमें विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए थे। उन्हीं विवादों को समाप्त करने के लिए 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये बनेगा कि इसी 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा, अर्थात वर्तमान में इसको म्यांमार बोलते हैं, इसको भारत से अलग किया गया था। कब, 1937 ईस्वी में। ध्यान रहे कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था, 1937 में, और किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि मुद्रा और साख पर नियंत्रण, यानी कि मुद्रा और साख, मुद्रा माने पैसा, यानी कि पैसे आदि पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का भी निर्माण किया गया। तो कुछ ये फैक्ट थे हमारे 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, हमने 1935 के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। दोस्तों,
क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे, ये भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि क्रिप्स मिशन जो है स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत लाया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके? स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन कहाँ आया? भारत आया। और ये जो मिशन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ होने वाला था, इसमें भारतीय लोगों की सहायता मांगने हेतु यह मिशन लाया गया था। यानी कि क्रिप्स मिशन जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय लोगों से सहायता मांगने हेतु लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं। कहता है कि चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। यानी कि एक व्यक्ति होता है चर्चिल, जिन्होंने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करता है और 22 मार्च 1942 में मिशन कहाँ आता है? भारत आता है दोस्तों। ठीक है, आगे कहता है कि निम्नलिखित बातें, यानी कि इस क्रिप्स मिशन की निम्नलिखित बातें ये थी कि इसमें यह लिखा गया था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग हमें क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं, तो हम उनको निम्नलिखित बातों से क्या करेंगे? अवगत करवाएंगे। ठीक है, जिसमें कहता है कि युद्ध के बाद भारतीयों में स्वशासन की स्थापना की प्रावधान कही गई क्रिप्स मिशन में। यानी कि क्रिप्स मिशन में कहा गया कि अगर भारतीय लोग हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता देती है तो मैं युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की स्थापना का प्रावधान करूंगा, साथ में भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयत्न करूंगा। यानी कि भारत में भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। और इस बात को गांधी जी भली भांति जानते थे, क्योंकि ये पहले भी गांधी जी धोखा खा चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है दोस्तों, और नेहरू जी ने इसे डूबते हुए बैंक शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी पहली बार धोखा खा चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हो सकता है कि ये फिर मेरे साथ क्या करने वाला है? छलावा करने वाला है। इसलिए इसका बहिष्कार किया गया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू जी ने इसे क्या कहा? डूबते हुए शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो यही बातें थी हमारी किसके? क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946 को भारत में आया था दोस्तों। यानी कि कैबिनेट मिशन जो है ना, ये भारत में कब आया था? तो ये भारत में आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कहता है कि ये जो कैबिनेट मिशन है ना, ये त्रिसदस्यीय मिशन था दोस्तों। यानी कि कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय क्या था? त्रिसदस्यीय मिशन था। इसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें था मिशन का राज्य सचिव पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद था स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इसलिए इसको त्रिसदस्यीय मिशन कहा जाता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यों का एक समूह होता है दोस्तों, जिसमें कौन कौन होता है? पैट्रिक लॉरेंस होता है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स होता है और A.B. अलेक्जेंडर होता है। इसलिए इसे त्रिसदस्यीय मिशन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि इसमें कि भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान हेतु, यानी कि इस कैबिनेट मिशन में कहता है कि भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान हेतु आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कैबिनेट मिशन जो है वो भारत क्यों आया था? तो यह भारत इसलिए आया था क्योंकि भारत की राजनीतिक समस्या का क्या करने के लिए? समाधान करने हेतु कैबिनेट मिशन आया था। कहाँ? भारत आया था दोस्तों। और कब आया था भारत? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। ठीक है दोस्तों, आप कहता है कि ये जो कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, ये क्या प्रावधान लेके भारत आया? इसमें कहता है प्रावधान में कि यह भारत की एकता को बनाए रखेगी। मतलब कैबिनेट मिशन कहता है कि भारत की जो एकता है ना, उसको कायम रखा जाएगा। दूसरा कहता है कि पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की एकता को बनाए रखेगा। लेकिन वहीं पर क्या हुआ था, उस समय सांप्रदायिक आंदोलन हुआ करता था। ठीक है, उस समय अली जिन्ना थे
ये बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय जो थे वो क्या कर रहे थे, पाकिस्तान का अलग मांग कर रहे थे, एक अलग राष्ट्र निर्माण करना चाहता था, लेकिन यह कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया, किसको, पाकिस्तान की मांग को, ठीक है। और कहता है कि भारत एक संघ होगा, यानी कैबिनेट मिशन में यह कहा गया था कि भारत एक संघ होगा और इसको दो भागों में बांटा जाएगा, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। यानी कि भारत जो एक संघ होगा उसमें दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, एक होगा ब्रिटिश प्रांत और एक होगा देशी रियासत। यानी ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश के लोग क्या करेंगे, अपना शासन चालू करेंगे और देशी रियासत भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना शासन स्थापित कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये जो स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो ये आया तो सही, लेकिन एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आया, मतलब एक दंगल, सांप्रदायिक दंगल के रूप में ये उभर कर आया। इसमें दो सदस्य के बीच में क्या होने लगा, मुठभेड़ होने लगा। एक मुस्लिम लीग हो गया और दूसरा कांग्रेस हो गया। मुस्लिम लीग क्या करना चाहता था कि अपना एक अलग राष्ट्र निर्माण करना चाहता था, पाकिस्तान, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में सांप्रदायिक दंगल होता है मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में अलग राष्ट्र निर्माण के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उस समय क्या होता है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं वेलिमेट एटली, ये क्या करते हैं, माउंटबेटन को भेजते हैं भारत, इस दोनों के बीच में आपसी समझौता कराने के लिए, क्या समझौता कराने के लिए कि ये जो लिंग है मुस्लिम लिंग, ये पाकिस्तान की मांग कर रही थी और कांग्रेस इसे मना कर रहा था। तो इस दोनों में क्या था, आपसी विवाद था। तो वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वेलिमेट एटली ने माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत में क्या किया, भेजा, इन दोनों की समस्या को सुलझाने हेतु। लेकिन ये आया कब, 22 मार्च 1947 को ये आया। कौन, माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आया। तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने क्या किए, पाकिस्तान की मांग पर सहमति दे चुके थे। तब तक पाकिस्तान एक अलग प्रांत के रूप में उभर कर आ चुका था सामने। तो कुल मिला के बातें यही थी हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, और इसी के तहत आपका ब्रिटिश महारानी क्राउन का शासन जो था अधिनियम, ये क्या होता है दोस्तों, इंड होता है इसी के साथ। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।